एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जिनको मैं रिसर्च करती हूँ, ढूंढती हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करती हूँ। और जब फिर मुझे उनका जवाब मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे फिर उसका जवाब जो है वो शेयर करना चाहिए। आज का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है जो हमारे दोस्त और अहबाब में ना अक्सर ज़ेर बहस रहता है। कह लीजिए कि ये हमारा एक कॉमन टॉपिक बन चुका है। ठीक है, मैंने अपनी रूटीन में जब इसको रिसर्च किया, फिर उसके बाद मुझे जब इसका जवाब मिला, अब मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। और वो टॉपिक क्या था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये एक हर इंसान की एक अपनी सोच है। जैसे अब आपके जहन में फ़ौरन आया कि मैं भी अच्छा हूँ और मेरे साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है, इसमें ना आपकी एक आप देख लें कि आपने आपकी आँख इस बात की गवाही देगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत नेक काम कर रहे हैं, खैर के काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप दुनिया जो है उसकी नेक नियति की और उसके अच्छे कामों की गवाही देने को तैयार है, लेकिन उस शख्स के साथ हमेशा बुरा होगा। आप देखेंगे उसके शख्स के साथ जो होगा वो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और आप लोग कहेंगे यार ये तो इतना अच्छा बंदा था, इसके साथ ये क्यों हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी वजह की तरफ कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी के हवाले से जो एक सॉलिड बात है ना, वो ये है कि ज़िंदगी जो है वो हमारे साथ फेयर नहीं है। आपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी मेन रीज़न मेरे रिसर्च के मुताबिक या मेरे नज़रिए के मुताबिक ये है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है ना, तो हम कहेंगे हमें इसका रिजल्ट फिर फॉर मिले और डबल होके मिले। ऐसा नहीं होता, आपकी नेचर है, आपने किसी के साथ हेल्प की है, आगे से वो बंदा भी यही कहेगा यार मैं तो अच्छा था, इसने मेरे साथ बुरा ही किया। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगानी। जब हम उम्मीद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, फिर वो हमें नहीं मिलती, फिर हमें लगता है कि यार ये अब हमारे साथ बुरा हुआ, हमने तो हमेशा अच्छा काम किया, ये हमारे मेयार के मुताबिक नहीं था, हमसे दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसका जो रीज़न मुझे पता लगा है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन आपके नज़रिए में वो क्या है, आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेशन में जाके। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक इस बात की वो मेरे बात से एग्री करते हैं या उनका नज़रिया कुछ और है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद है, इनका ताल्लुक महकमा ज़राअत के शोबे से है, जिसमें अपनी खिदमात ये सर अंजाम दे रहे हैं ताहिर सईद, डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल मुल्तान। ठीक है, हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी महकमा ज़राअत से है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने तरीके से बहुत अहम है। इनकी खिदमात के बगैर हम एक अच्छी फसल जो है ना कामयाब हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे साथ मौजूद है अहमद नदीम बुज़दाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुल्तान फ्लोरिकल जो है, सॉइल एंड वाटर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग मुल्तान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने थैंक हमें यू। अपना टाइम दिया। सर, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं? वाकई ही में एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो ये बात। देखें, आपकी जो बात है, जो आपने आज का क्वेश्चन रखा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा बुरा क्यों क्यों होता होता है, है जी। तो इसमें कुछ हद तक जो है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें एक मेन रोल जो है ना एक्सपेक्टेशन का आ जाता है। जी जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है किसी के साथ अच्छा करते हैं और उसका बिल्कुल। रिवार्ड चाहते हैं, तो उसमें अगर वो आपके रिवार्ड के टाइम पे या उसके लेवल पे पूरा नहीं उतरता, तो वहाँ पे आपको हर्ट होता है। तो आप समझते हैं कि शायद मेरा जो रिवार्ड था वो ज़ाया गया, या जाया चला गया। मेरे साथ जो है सलूक अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसका एक बुनियादी जो है वो मैं चीज़ इसको करना चाहूँगा कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करें और उसको जो है ना रिवार्ड की तवक्को ना रखें, ना रखें। तो देन अगर कोई आपके साथ अच्छा करेगा, तो देन आपको जो है वो फील नहीं होगा ऐसा हम्म। कि मैंने अच्छा किया था, मेरे साथ बुरा हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि हर अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, ये इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता। टू सम एक्सटेंट है, 10%, 20% है, ये उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मीडिया जो है, इसके अलावा सोशल मीडिया आ गया, इसके अलावा जो है बच्चों की तालीम है, उनका स्टैंडर्ड, या एक जॉइंट फैमिली जिस तरह पहले थी, बिल्कुल। जिस तरह जॉइंट फैमिली सेशन था, वो एक अच्छा घर का माहौल होता माहौल था। था। तो वो उसके बाद जब ये एक एडवांसमेंट आई है, तो उसमें यानी कि हर बंदा अलग अलग अपनी फैमिली में आ गया आ है। गया।
इंडिविजुअली सेपरेट हो गए हैं। तो वो जो एक फैमिली का जो कम्बिनेशन या जॉइंट फैमिली सेशन जो टूटा है ना, उससे जो है वो बहुत एक ब्रेक आया है। आप देखें कि हमारे यहाँ अब भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहते हैं, बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं और उसमें रहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 3-4 लोग, भाई बहनें, माँ बाप उनके साथ रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो है सेपरेट नहीं होना चाहते। उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी एक दूसरे के साथ इंस्पायरेशन, तवक्कुआत जो है वो, और उनका उनसियत जो है, जो बुनियादी चीज़ है, वो इस लेवल पर चली जाती है कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं और प्यार करते हैं। वहाँ पे उनको ये चीज़ें फील नहीं होती। लेकिन जैसे आप अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, फैमिली सिस्टम टूटता है, तो वहाँ पे आके आपको थोड़ा सा जो है वो पीछे हटना पड़ता है, और हर घर की फिर ज़रूरियात हैं। आपकी लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों? नहीं, हम अपनी अगर कोई काम करते हैं तो फॉर द सेक ऑफ गॉड, ठीक है ना, उसका रिवार्ड की हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उसके बदले में भला कर दे, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो को ना रखें। जो रिवार्ड आएगा तो वो उससे आपको फील नहीं यानी होगा। कि जो इसका निचोड़ है, आप उससे एग्री करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए हमें। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारा जो है माहौल जो है वो वक्त के साथ चेंज हो गया है, चेंज हो गया। जी सर, आप कितना एग्री करेंगे इस बात से? जी देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपका और आपकी जितनी भी टीम है चैनल का दिल से ममनून हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करवाया और हमें इन्वाइट किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। दूसरी मैडम साहब यही बात है, जैसे आपने शुरू में कह दिया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बिल्कुल, ये एक बात याद रखें, ज़िंदगी में आप खुद अच्छे हैं ना, दुनिया सारी अच्छी है। एक कोटेशन है, नेकी कर दरिया में डाल। सर लेकिन ये ये मौला अली का कोटेशन फरमान अगर है उल्टी कि है कि वो अगर- कहते हैं मैं अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। ये मौला अली का फरमान है, अगर आप किसी से भलाई करें ना तो उससे एक्सपेक्टेशन की तवज्जो ना रखें, उसके शर से डरें। जिंदगी में बात याद रखें। बाकी आप अच्छे हैं, दुनिया सारी अच्छी है, मुल्क आपके लिए अच्छा है, आप हमेशा अच्छा सोचें। लोगों के साथ बुराई नहीं कर सकते, भलाई नहीं कर सकते, बुराई ना करें। तो लोगों के साथ अगर आपके साथ किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसे ये ना कहे कि ये मुझे 100% उसका इंसेंटिव देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जिंदगी में बात याद रखें, आप अच्छा सोचें। हाँ, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने नेकी मुल्क करके के लिए दरिया में डाल दें नेकी का और दरिया में अल्लाह डाल। ताला से उसके और अजर की हमेशा, उम्मीद रखें। और ये मैडम से मुझे पक्की बात है, अगर आप किसी को साथ अच्छा भला करते हैं तो ये टिल डेथ अपनी जिंदगी से पहले अल्लाह ताला आपको उसका मुआवजा जरूर देगा। बिल्कुल ऐसे अपनी ही जिंदगी में मिलेगा आपको इंसेंटिव ऐसे ही, उसका। ऐसे ही। लेकिन आप ये कहें कि मैंने किसी के साथ भला किया तो मुझे वो इंसेंटिव देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसकी शर से डरें बल्कि। बिल्कुल है। ये हमारी जिंदगी में ऐसा बार रहा हुआ है, हमने ऐसे लोगों के साथ अच्छी अच्छी भलाई की हैं, उन्होंने हमारे साथ उसका रिवार्ड उल्टा दिया है। लेकिन हमने अल्लाह ताला की राह से हमने अच्छी एक्सपेक्टेशन की, हमें उसका इंसेंटिव मिला और अपनी जिंदगी ही में उसका मिला। लिहाजा कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छे हैं, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं, ना नहीं, करें। बिल्कुल ऐसे। और उसका मुआवजा अल्लाह पाक देती है, और अल्लाह ताला से अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, और रब के फैसले बेहतर होते हैं। मैडम ठीक, अच्छा नदीम साहब, कुछ अपने बारे में बताएं, कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड को ज्वाइन किए? मैडम साहब मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, ग्रेड 18 में। ठीक है। और मेरा जो काम है काश्तकार के लिए खिदमत, इसी चीज़ का हमें इंसेंटिव मिलता है, इसी चीज़ का हमें मुआवजा मिलता है। और जिन लोगों का साथ हमारे डिपार्टमेंट के साथ लाइजान है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। उनका देखिए ना, हमारा जो मुल्क है ना मैडम, 80% लोग डायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़िराअत से मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसे ही। 80% लोग ज़िराअत के साथ अटैच है। जो एक जो भट्ठा होता है ना मैडम, उसकी जो चिमनी है वो भी ज़िराअत से चलती है। अब आपको ये समझना चाहिए कि वो किस तरह चलती है। जितना भी गंदम का ये भूसा है, चावल का खश्क है, उसको जब A2 में डाला जाता है तो वो भी ज़राअत से ही आता है। ज़राअत से तो आता इसका ये मतलब, ये निकालने का मतलब ये है कि डायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता 80% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। हमारा एक ज़रई मुल्क है। सही सही। अगर हमारी ज़राअत खुशहाल है जी, जी, तो बिल्कुल, मुल्क खुशहाल है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हमारे ज़राअत का मुल्क का काश्तकार परेशान है तो हमारा मुल्क परेशान है। मैडम सही। अच्छा सर, ये सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है? उसमें देखिए ना, आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार खूब निकलती है, ठीक है। और जो ज़मीन कमज़ोर होती है उसकी पैदावार कम निकलती है। निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अक्ल रखने वाले मैडम कौन लोग हैं? अक्ल रखने वाले वो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने मामलात लोगों से शेयर करते हैं, वो होते हैं रिसर्चर। सही। अब मैं बताऊं, जो लोग जिनका डिपार्टमेंट के साथ लिहाज़ान है, लोग आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं, अपनी मिट्टी और पानी के टेस्ट सैंपल लेकर आते हैं, उनकी ज़राअत बहुत अच्छी है।
और जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट नहीं है, जिनको पता नहीं है मिट्टी और पानी भी टेस्ट होता है, तो उनके पैदावार बहुत कम है। कहने का मतलब ये है मैडम, सबसे पहले काश्तकार को चाहिए जब भी उसने अपनी कोई फसल काश्त करनी है, मेजर क्रॉप्स, कपास लगानी है, गंदम लगाना है, आम का बाग लगाना है, किन्नू का बाग लगाना है, जो भी फसल लगानी है, सबसे पहले उसको चाहिए मिट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। तरीकाकार मैं आपके प्रोग्राम के लिए उसको बता देता हूँ। अगर उसने गंदम लगानी है, कपास लगानी है, एकड़ के सेंटर से, हर एकड़ के सेंटर से 0 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 30 सेंटीमीटर साइड डेप्थ, यानी एक ही पिट से, एक ही प्रोफाइल से वो 2 सैंपल ले ले। उस सैंपल को वो टैग कर ले, ऊपर वाले तह लिख दे, नीचे वाले तह लिख दे मैडम। उसके बाद अगर उसने पानी का सैंपल लेना है, पानी का तरीकाकार मैडम ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब में 25 लाख बोर है। 25 लाख बोर ऐसा है जो ट्रैक्टर के जरिए, वापडा के जरिए या सोलर के जरिए चल रहा है। उसमें 20 लाख बोर ऐसे हैं जो ज़राअत के लिए मौजूद ही नहीं है, जो काश्तकार बेचारे को पता भी नहीं चलता कि कुछ अर्से के बाद उसकी ज़मीन में काला कलर शुरू हो जाता है, सफ़ेद कलर शुरू हो जाता है, उसकी फसल तबाह होना शुरू हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। अगर वो शुरू में अपने पानी का टेस्ट करवा लेता तो बाद में उसको परेशानी ना होती। उसका मतलब ये मैडम कि काश्तकार बेचारे ने एक सिस्टम चलाना होता है, अपने ख़ानदान का फैमिली चलानी होती है, उसके मामलात होते हैं, उसने बच्चों की शादी करनी होती है, उसने घर बनाना होता है। आखिर में जब उसकी फसल डिस्टर्ब होती है तो वो बहुत परेशान होता है, उसको काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि काश्तकार ने पानी का सैंपल टेस्ट करवाना है तो उसको चाहिए कि आधा घंटा पहले बोर चलने दे। चलने के बाद डिलीवरी जो पाइप होता है, उसी पाइप के ऊपर उसी साफ सुथरी जो बॉटल होती है मिनरल वाटर वाली, उसको 3 दफ़ा डिलीवरी पाइप के ऊपर उसको रिंस करे, यानी वॉशिंग दे। वॉशिंग देने के बाद उसको एयर टाइट कर ले, उसके ऊपर फिर टैग लगा दे। टैग लगाने का तरीका ये है, उसका काश्तकार का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका चक कौन सा है, यानी खूह कौन सा है, चाह कौन सा है, उसकी यूसी कौन सी है, उसकी तहसील कौन सी है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो उसको टैग कर ले। हमारे पास लेबोरेटरी में आ जाता है, फिर हम उसको मैडम टेस्ट करते हैं, मिट्टी को भी और पानी को भी। मिट्टी के टेस्ट का तरीका मैडम ये है। मिट्टी का टेस्ट का तरीका कर हम आपसे बाद में जानेंगे, पहले ताहिर साहब से बात करेंगे। ताहिर साहब, ये आपको भी मेरा ख्याल है नदीम साहब की जरूरत पड़ती होगी जी बिल्कुल। उसके बाद जो है आप एक अच्छा जो फूल का पौधा है उसको उगाने में कामयाब होते होंगे। आप बताएं थोड़ा सा कि आप इस फील्ड में कब से हैं, कब से आपने ज्वाइन किया, कितना अर्सा हो गया आपको खिदमत सर अंजाम देते हैं? जी, मुझे फ्लोरिकल्चर में 13 साल हो गए। तो अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मुल्तान अपने इदारे का सरबराह हूँ, मुल्तान के कंपोनेंट का। तो हमारा जो है वो काम फूलों के हवाले से है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनके हवाले से है, फिर लूज़ फ्लावर जो है वो जैसे सुरखा गुलाब है, गेंदा है, मोतिया है, चमेली है, तो उनके हवाले से, और इस तरह और बहुत सारी वैरायटी हैं कट फ्लावर्स की जिन पे हम काम कर रहे हैं, और लोग जो है फार्मर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट करके उनको मार्केट में सेल करते हैं। और इसके अलावा उसकी एडवाइजरी सर्विसेज है। फिर हमारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट होते हैं कि हम अपने तौर पर, जिस तरह नदीम बुज़दार साहब ने कहा कि ये टेस्ट करते हैं साइल का, वाटर का, तो हम भी अपनी साइल को पहले देखते हैं, उसका एनालिसिस करवाते हैं, फिर देखते हैं कि इसका साइल का लेवल क्या है, इसका जो है फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, फिर पानी हमारा कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपने ट्रायल डिज़ाइन करके और क्रॉप लगानी होती है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो कलराटी होती हैं, कलराटी जगह पे कोई एक फसल गुलाब जो है फूलों की कामयाब है, दूसरी अगर कोई वैरायटी लगाएंगे तो वो वहाँ पे कामयाब नहीं होगी। तो उसके लिए ये जो है बेसिक चीज़ जो है, इससे आगे गुजर के हम फिर अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं, और रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके उनकी फाइंडिंग्स जो हैं वो अपने फार्मर जो हैं उनके साथ शेयर करते हैं, अपने रिसर्च पेपर जो हैं वो लिखते हैं, ताकि आगे ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी स्किल ट्रांसफ़र हो, लोगों को पता चले। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 7.5 एकड़ के करीब एरिया है, वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ अक़साम के सुरखा गुलाब हमने लगाया हुआ है। फिर हमारे पास जो है मोतिया जो है जिसके गजरे और हार वगैरह बनते हैं वो लगाया है, चमेली लगाई हुई है। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं इंडोर आउटडोर ब्यूटिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, मैं यहाँ पे वो थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपने ये फूल वगैरह रखे हुए, इंडोर प्लांट भी है, आपके यहाँ ये वाले पौधे पड़े हैं, लेकिन हम जो रखते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल होते हैं, और ओरिजिनल प्लांट्स जो हैं वो इंडोर के लिए स्पेशल हैं, आउटडोर के लिए स्पेशल प्लांट्स हैं, और ओपन एनवायरनमेंट के लिए अलग से प्लांट हैं, उनकी कैटेगरी हैं। तो उनको अगर कमरों में रखा जाए तो उससे जो है बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और आपके कमरे का जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम करते हैं, और बाहर जो पोल्यूशन है ट्रैफिक की
जो ग्रीन बेल्ट्स पे पौधे लगे होते हैं उनको भी पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं। तो ये वो जिस तरह है कि एक दरख्त जो है वो 10 लोगों को जो है वो सांस ऑक्सीजन लेने में फराहम करता है। मुहैया करता है। तो हमारा तो इस हवाले से ये की रोल है कि हम पौधे बढ़ाएं, पौधे तैयार करें और आगे फार्मर्स जो हैं उनको जो है इस लेवल पे लेके आएँ कि वो कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन करें और अपना जो है इनकम जनरेट करें। ठीक है सर, ये जो आप इंडोर पौधों का बता रहे हैं वो कमरे में रख के मुरझा नहीं जाएंगे? नहीं, आप अगर गजरे लेके आए देखें, अगर शॉप पे देखें ना, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, वो बिल्कुल फ्रेश है, वो शाम तक अगर आपके 2 चक्कर भी लगेंगे ना रोड पे वो फ्रेश ही रहेंगे। जैसे ही आप उनको खरीदते हैं वो हमारे हाथों में अगर हम पकड़े हमें लगता है मुरझा गए, इसके क्या वजह? देखें, हर जो पौधा है या फूल है उसकी एक वेज लाइफ है, उसको हम कहते हैं उसकी गुलदानी मुद्दत। बहुत सारे फूल हैं जो लूज़ फ्लावर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे हैं जो कट फ्लावर के, और बहुत सारे जो हैं पौधे जो इंडोर के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब इंडोर की पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि इंडोर में आप सेंसिवेरिया एक प्लांट है, स्नेक प्लांट भी कहते हैं, मदर इन लॉ टंग भी उसको कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो इंडोर 10 बाई 10 का अगर एक कमरा है आपका तो उसमें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है वो काफ़ी है। इसके लिए केन पाम जो है वो फिलोडेंड्रन है, मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, रस्कस है, इस तरह के प्लांट्स जो हैं आप अपने कमरे को खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं और उनकी डेकोरेशन लेवल जो है वो भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन भी और उसकी एस्थेटिक वैल्यू हम कहते हैं सेंस ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो बढ़ेगी। और आपके जब 4 पौधे कमरे में पड़े होंगे ना तो वो एक आने वाला जो आदमी होगा उसके दिमाग पे एक फ़ौरन एक अच्छा तासर जो है वो जो मैंने कहा एस्थेटिक सेंस। हमारा फ्लोरिकल्चर का फील्ड है ही खूबसूरती का। जो भी चीज़ हमने देखनी है खूबसूरती के हवाले से भी देखनी है और आगे रिटर्न के हवाले से भी देखनी है। फूल कोई भी हो वो आपको जब आंखों को आप उसको देखते हैं ना, एक ठंडक और एक अच्छा जो आपकी फीलिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है, फ्रेश फील करते हैं। वो आपका सवाल था कि उसमें कि उसके वो मुरझा क्यों जाते हैं, तो उसमें है कि उसकी गुलदानी मुद्दत है। अब ये मोतिया अगर है, ये मोतिया लूज फ्लावर है, इसको जो आपने अगर हार्वेस्ट किया है अर्ली मॉर्निंग हार्वेस्ट करेंगे या लेट इवनिंग हार्वेस्ट करेंगे, दिन के टाइम अगर हार्वेस्ट करते हैं तो वो जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर अगर हार्वेस्ट किया है फिर उसकी सॉर्टिंग और क्लीनिंग है, ग्रीन पोर्शन उसका अलग करना है, सिर्फ कलियां हैं, फिर उसको कूल टेम्परेचर चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग आपने उसको कूल टेम्परेचर पे रखना है, कूल टेम्परेचर पे रख के उसकी सफाई करनी है। फिर उसको टेम्परेचर में मतलब फ्रिज वगैरह में? फ्रिज जो है उसके अंदर कुछ देर के लिए रख दें ताकि उसको हम कहते हैं फील्ड हीट, कि फील्ड में जो उसको गर्मी थी अगर आपने सुबह तोड़ा है या दोपहर को तोड़ा या रात शाम को तोड़ा है तो फील्ड की हीट के बाद जो उसको तोड़ने का जो एक शौक लगा है वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए। फिर उसको आगे प्रो के मुख्तलिफ जो है मकासद के लिए गजरे वगैरह बनाते हैं, शादी ब्याह पे यूज़ करते हैं, या सुरखा गुलाब है उसकी पत्तियां इस तरह वो इस्तेमाल होती हैं। तो इनकी एक मुद्दत है, ये कट कैटेगरी में नहीं आते, गुलदानों में नहीं आएंगे। तो गुलदानों के लिए जो फूल है वो अलग से हैं, उसमें ग्लैडियोलस है, कट वाले गुलाब हैं, जरबरा है, और इसके अलावा जो है ट्यूबरोज़, अब जैसे समर का सीज़न चल रहा है तो ट्यूबरोज़ है, उनको आप डेकोरेट करके तो फ्लोरल फोम एक होता है उसके अंदर अरेंज करके और उसके साथ पत्ते लगा के जिसको हम कट फोलिएज कहते हैं तो उसको रखेंगे। अब वो जो है हमारा ओसिस जो है फ्लोरल फोम लगाया हुआ उसमें पानी है, अब वो पानी उसको प्रोवाइड हो रहा है। फिर आप डेली बेसिस पे सुबह शाम उस पर वाटर अप्लाई करेंगे, स्प्रिंकलर जो है उसके ज़रिए मिस्टिंग करेंगे, तो उसकी एक वेज लाइफ है। गुलाब की 7-8 दिन 10 दिन है, इस तरह तो गुलाब की 1 घंटा भी नहीं लगती है उसको तोड़ने के बाद, वो बिल्कुल ही मुरझा जाता है। नहीं, वो सुरखा गुलाब जैसे है ना, फिर उसकी कट स्टेज है, स्टेज ऑफ कटिंग है। ये कट रोजेस जो है ना, हाइब्रिड टी रोजेस उनको कहते हैं। एक सुरखा गुलाब है, उसकी मिसाल मैंने आपको दी, वो है लूज फ्लावर। गेंदा हो गया, उसको आपने शादी ब्याह और खुशी गमी पे हार वगैरह बना के इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ना उनकी पत्तियां जो है वो ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। या जो तोड़े आपने फूल उसकी जो पत्तियां बन गई वो शादी ब्याह पे खुशी गमी पे इस्तेमाल हो गई, ये कट की कैटेगरी नहीं है। कट फ्लावर में वो गुलदस्तों में वो है जिनकी गुलदानी मुद्दत है, किसकी 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन। फिर उसके लिए अगर हम जो ट्रायल करते हैं उसके लिए वेज लाइफ सोल्यूशन होते हैं। मसलन हमने किसी में सुक्रोज डाल दिया 2%, किसी में सुक्रोज 3% डाल दिया, किसी में अकेला पानी डाला है,
फिर हमने सिलिसिलिक एसिड डाला है, किसी में हमने सिट्रिक एसिड डाला है, मुख्तलिफ प्रोसीजर है इनके। उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि किस केमिकल के साथ जो है वो जो है ज़्यादा उसकी गुलदानी मुद्दत रहती है, वो जिसके साथ उसकी गुलदानी मुद्दत जो ज़्यादा होगी उसको हम आगे रिकमेंड करेंगे कि फार्मर ये लगाएं और ये सेल करें, तो ये कट फ्लावर जो है उनको ज़्यादा रिटर्न जो है वो देंगे। ठीक है। तो मेन उसमें फोकस ये हो गया कि गुलदानी मुद्दत जो है जिनकी है वो फ्लावर जो है या कट फ्लावर जो है वो हम उनको रिकमेंड करके डेकोरेशन के पर्पसेस के लिए, शादी ब्याह के जैसे पीछे स्टेज वगैरह बने होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। ठीक है, माला वगैरह बनी होती है या वो मसहरी बनाते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि गुलदानी मुद्दत वाली ज़्यादा हों। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है, आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक के बाद हम नदीम साहब से जानेंगे टेस्टिंग और जो सॉइल और वाटर की टेस्टिंग है उसका प्रोसीजर क्या है लेबॉर्ट्री पे पहुंचने के बाद। ठीक है, तब तक हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि ब्रेक से पहले ताहिर साहब हमें फूलों के बारे में बता रहे थे, अब हम नदीम साहब के पास चलेंगे क्योंकि उनको मैंने वहाँ पे स्टॉप किया था कि लेबॉर्ट्री तक तो बंदा पहुँच गया जी अपनी वाटर और मिट्टी के जो है ना सैंपल लेके, उसके आगे का प्रोसेस क्या है वो नदीम साहब अब हमें बताएंगे। दरअसल ऐसा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ना हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में मिट्टी और पानी की लेबॉर्ट्री बनाई है। उसमें काश्तकार के बेनिफिट्स के लिए एनालिसिस होता है मिट्टी और पानी का। तरीक़ेकार मैंने ये है, जब काश्तकार हमारे पास मिट्टी का सैंपल लेकर आता है या पानी का सैंपल लेकर आता है, उसमें हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का तरीक़ाकार ये है कि उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है EC, एक होता है pH। EC होता है मैडम मिट्टी में नमकियात की मिकदार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं। हम जो टेक्निकल लोग हैं उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि ज़मीन में नमकियात की मिकदार। आगे होता है एक pH। मैडम pH ये होता है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं, उसको बोलते हैं ज़मीन का बुखार। एक रेंज होती है 0 से लेकर 14, 7 पे होती है आइडियल। अगर 7 से आप ऊपर चले जाएंगे यानी 8.5 क्रॉस करेंगे यानी आपकी ज़मीन फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर 8 पे हैं 8.00 इसका मतलब है आपकी ज़मीन आइडियल है। अगर 8.5 से ऊपर जाते हैं इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, आपकी ज़मीन फसल के लिए मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है मैडम ज़मीन की फिर ज़रखेज़ी देखी जाती है। ज़रखेज़ी में 3 पैरामीटर होते हैं। एक होती है नाइट्रोजन जिसको हम यूरिया खाद बोलते हैं, एक होती है फास्फोरस जो काश्तकार DAP इस्तेमाल करता है, SSP इस्तेमाल करता है, नाइट्रोफास इस्तेमाल करता है। एक आगे आता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोलते हैं कंपोस्ट। जितना भी काश्तकार का जितना भी जानवरों का गोबर वगैरह होता है हम काश्तकार को कहते हैं कि वो अपने ज़मीन में इस्तेमाल करे, उसकी ज़रखेज़ी बढ़ानी होती है। उसके मैडम कहने का मतलब ये मैडम ये सबसे जो खतरनाक क्राइटेरिया है वो एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं pH। जिस वक्त एक इंसान बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेता है। ब्लड सैंपल में वो ये तशख़ीस करता है कि आपको कौन सी बीमारी है और उसकी क्या रिकमेंडेशन जाती है।
टेस्ट में भी यही देखा जाता है कि काश्तकार की जो ज़मीन है वो किस क्लास में जा रही है। क्लास में मैडम 3 क्लासें होती हैं। एक होता है नॉर्मल सैल, जिसको हम काश्तकार मेरा ज़मीन बोलते हैं, जो काश्तकार की अच्छी ज़मीन है उसको मेरा बोलते हैं। एक होता है कमज़ोर ज़मीन। कमज़ोर ज़मीन में ये होता है उसमें हल्का सा सफ़ेद कलर होता है। एक होता है दरमियानी हल्की कमज़ोर, यानी उसमें सफ़ेद कलर भी होता है और काला कलर भी होता है। अगर काश्तकार की ज़मीन नॉर्मल सैल है, हम उसको कहते हैं भैया इसमें आप बागात भी लगा सकते हैं, आप इसमें गोबर भी फसलें भी काश्त कर सकते हैं, वेजिटेबल भी काश्त कर सकते हैं, बागात कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं, इसमें आपको हिदायत नहीं है, आपकी ज़मीन नॉर्मल है। अगर काश्तकार की ज़मीन की pH 8.5 से थोड़ी सी ऊपर हो, फिर हम उसको कहते हैं कि तेरी ज़मीन में थोड़ा सा सफ़ेद कलर की शिकायत है या काले कलर की शिकायत है मैडम। उसकी फिर सफाशात ये होते हैं कि हम उसको कहते हैं कि सबसे पहले अच्छा पानी ढूंढे। अपनी ज़मीन को जो पानी लगा रहा है वो पानी जो है ना वो ज़राअत के लिए मौजू नहीं है, वो पानी गलत लगा रहा है, एक बात। फिर हम उसको कहते हैं कि अगर काला कलर उसकी ज़मीन में है, उसको ये कहा जाता है कि तेरी जो ना अपनी ज़मीन के बाउंड्री वाल जो है, जो बनने जिसको बोलते हैं, जो कार्नर बोलते हैं, उसको ऊंचा कर ले, हल्का गहरा हल चलाए। उसमें मैडम ये होता है कि उसको बोलते हैं हम चीज़ल पुलाव, राजा हल उसको बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे 2.5 फीट यानी 2.5 फुट पे एक बनती है हार्ड तह, उसको बोलते हैं हार्ड तह बनती है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं तोड़ते, आप जो भी पानी लगाते हैं या जो फसल वगैरह काश्त करते हैं ऊपर पड़े रहते हैं, ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स नीचे जो साल्ट वगैरह वो जाते भी नहीं है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मैडम अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में ऐसे ज़खायर रखे हैं पहाड़ों के अंदर, जो रिसर्च करने वाले तहकीक करने वाले लोग हैं और उसका डायरेक्ट ज़राअत से वाबस्ता है, जिसमें सबसे अल्लाह ने हमें दिया हुआ है वो है जिप्सम। जिप्सम जो फाइन पाउडर होता है वो 50 बैग पर एकड़ जिप्सम काश्तकार को रिकमेंड करते हैं कि उसके अंदर जो काले कलर की शिकायत है जिप्सम इस्तेमाल करे, ताकि जो सख्तपन की शिकायत है उसको ख़त्म किया जाए। सर ये जो खतरनाक ज़मीन है, यानी कि इन सब प्रोसीजर के बाद दोबारा जरखेज़ हो सकती है? इस वक्त मैं आपको बता दूं, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में 1,52,00,000 एकड़ ज़मीन जो है ना वो बैरन पड़ गई है। वो हमारे मुल्क का एहसास है। अगर हम उस जो रिसर्च के लोग हैं इसके ऊपर बहुत सारी तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च के इदारे हैं जितने भी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, वो इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं कि इसको अंडर कल्टिवेशन करें, इसको ज़राअत के लिए मौजूद करें। अगर एक फसल हमने उगा ली, उसके बाद हमने काश्त कर ली, उसके बाद तो ज़मीन बंजर नहीं ना हो सकती, वो तो रहेगी, या फिर अगली फसल लगाने के लिए हमें दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा कि जो हम अगली फसल काश्त कर रहे हैं अब ये मौजू है इसके लिए या नहीं? लेकिन आप अगर हर साल उसको टेस्ट करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने ये देखना है कि अगर जो पिछले साल आपने टेस्ट करवाई थी उसकी ज़मीन की इसी क्या थी और उसका पीएच लेवल क्या था, और उसके अंदर जो जरखेज़ी है, नमियाती मादा है, फास्फोरस है, पोटाश, उसका लेवल क्या था। अब अगर आपने फसल काश्त की, आपने उसके अंदर मुख्तलिफ खादें इस्तेमाल की, जिप्सम इस्तेमाल की, मुख्तलिफ फसलें काश्त की, फिर आपका जो फसलों का बाकी मादा मटीरियल था उसको आपने इनकारपोरेट किया, ज़मीन के अंदर दफन किया, उसके अंदर दोबारा जब आप टेस्ट करवाते हैं कि आपने उसको ये देखना होता है कि वो जो लेवल थे पहले ज़मीन में कितना फ़र्क आ गया, इस ज़मीन में आपकी ज़मीन की कितनी पेज डाउन हुई है, कितनी उसकी नॉर्मल इसी कितनी हुई है, उसकी जरखेज़ी कितनी बढ़ गई है। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हर साल करवाते हैं। अगर कुछ अर्से के बाद आपकी ज़मीन एक खास लेवल पर आके रुक जाती है, फिर हर साल करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 7 साल के बाद आपको दोबारा उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ओके। अच्छा ताहिर साहब, जैसे ये इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं, इसके ऊपर आजकल कहते हैं जी रखने हैं तो डेंगी शेंगी ये चीज़ें बड़ी आ रही हैं, तो आप बताएं उसके लिए भी कोई है, उसके अंदर दवाई वगैरह कोई ऐसी चीज़ डाले जिससे डेंगी जो है उसके ऊपर इफेक्ट ना कर सके? देखें, इसमें जो इंडोर प्लांट है ना वो सिलेक्टेड से प्लांट है, जिस तरह मैंने आपको बताया सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, एरोकेरिया, केन पाम, फिर जो है ये वाला रस्कस, तो सिलेक्टिव से प्लांट है। तो इनको प्लांट के नीचे गमला जो है, गमले के नीचे ट्रे रखें। तो मेन जो चीज़ है वो उसकी सफाई को आपने मेंटेन रखना है। पुराने पत्ते जो हैं वो साथ साथ काटते जाने हैं, ठीक है। तो उसके पानी के उसके नीचे ट्रे जब होगी ना, तो ट्रे को आपने इस तरह मैनेज करना है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो स्टेगनेंट नहीं हो। पानी उतना ही देना अकॉर्डिंग टू मौसम जो है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, तो उसको आपने, या अंदर एसी अगर चल रहा है तो आपने जितनी ज़रूरत है पानी की पौधे को उतना ही पानी देना है। एक्स्ट्रा वाटर जब नहीं होगा ना तो फिर उसके चांसेस काफ़ी सारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन मैंने भी अब कुछ घर में पौधे रखे हैं, तो मैंने पिछले दिनों हेल्थ वालों को कॉल करके वहाँ पे स्प्रे करवाया है। तो ये फिर एक फोर्टनाइटली या मंथली स्प्रे होता जाए घरों में, स्प्रे होता जाए, तो वो जो चीज़ होगी ना, मच्छर है या कुछ छोटा मोटा लार्वा वगैरह अगर डेवलप हो भी रहा है तो वो एक तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि सफाई, जैसे हमारे इस्लाम में है कि सफाई हाफ ईमान है, ठीक है, तो वो निस्फ ईमान है।
तो वो सफाई सुथराई को, काट कबाड़ को, इस तरह की चीज़ें या डंप जो चीज़ें हैं, या पौधों को इकट्ठा रखना, थोड़ा सा सेपरेट करके रखें, दूर दूर रखें और उनकी सफाई को जो है मेंटेन करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन उसमें आपको अंडर ऑब्जर्वेशन पौधों को रखना पड़ेगा, उसकी सफाई के लिए उसके पत्तों की जो है काट छांट के हवाले से, या मिट्टी अगर उसके ऊपर आ रही है तो उसके लिए मिस्ट स्प्रे जो है वो आप करें, ताकि पत्ते जो है तरोताज़ा रहें। तो ये चीज़ें हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर हेल्थ वालों से बात करके आप जो है वो मिस्ट जो है वो फ्यूमिगेशन जो है फ्यूमिगेशन करवा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो ऑयल में मिक्स होती है, तो वो जो दमे के मरीज़ हैं या जिनकी सांस की नालियाँ तंग है, उनका वो ज़रा देखते हैं कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट है तो वहाँ पे उनकी रिजर्वेशन होती है। अगर इस तरह का कोई इशू नहीं है तो वो फिर कंसेंट लेते हैं लोगों की और वहाँ पे वो फ्यूमिगेशन कर देते हैं, तो उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाता है। ताहिर साहब, काले गुलाब की बड़ी मांग है लेकिन वो देखने में बड़ा कम मिलता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये हाइब्रिड टी, ये है ग्राफ्टेड और बड़ी वैराइटीज़ जो हैं। पैबंदकारी एक है शोबा, एक टेक्निक है जो हम बोलते हैं। इसमें देसी गुलाब जो है उसके ऊपर ना हम अपनी मर्ज़ी का गुलाब उसकी पैबंदकारी करते हैं, उसके बड भी जो है लगा देते हैं, उसके ऊपर शाख भी लगा देते हैं। अगर हम बड लगाएंगे तो वो हो जाएगा, बडिंग हो जाएगी। अगर शाख लगा देंगे तो वो ग्राफ्टिंग हो जाएगी। तो ये ब्लैक ब्यूटी एक वैरायटी है जो आप कह रही हैं ना, काला, ये बिल्कुल काला नहीं है, लेकिन प्योरली काला नहीं है, लेकिन डार्क शेड में है, लुक्स लाइक ब्लैक, ठीक है। तो वो जो है मिलता है, लेकिन ये आगे डिपेंड करता है कि किसी बंदे को कौन सी वैरायटी की डिमांड है। अब गुलाब में कट में इस वक्त सैकड़ों कलर जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। पिंक है, रेड है, गोल्डन है, ऑरेंज है, येलो है, बेतहाशा जो है वो कलर आ गए हुए हैं। और ये सारी वैराइटीज़ जो बात की मैंने, ये कट की हैं, ये पाबंदी गुलाब है जिनकी वेज लाइफ होती है और उनको आप गुलदस्तों में इस्तेमाल करते हैं और गुलदस्तों में इस्तेमाल करके फिर उनकी वो जो गुलदानी मुद्दत है वो पूरी करते हैं। ये डिपेंड करता है जितनी किसी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मटेरियल पत्तों की का जो एरिया है वहाँ पे बेतहाशा है। लाहौर में सगिया मार्केट है वहाँ पे, फिर इसके अलावा कराची और बहुत सारी वैरायटी जो है वो इंपोर्ट भी होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं, इंपोर्ट भी होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी जो है वो एक्सपोर्ट होती है? देखें, इसमें जो है ना, जो वैराइटीज़ कलर वाइज है ना, एक तो सुर्ख रंग जो है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा पिंकिश है, रेड है, वाइट कलर जो है वो एक पीस का सिंबल है। और लेकिन फिर ये है कि अकॉर्डिंग टू ओकेजन जो है, अकॉर्डिंग टू ओकेजन है, उसमें हमारा, मैंने आपको बताया ना कि हमारा खूबसूरती वाला फील्ड है। हमने खूबसूरती को, एस्थेटिक सेंस को सामने रखना है। हमने उसका जो कलर कम्बिनेशन है, किसी जगह पे अगर कोई डिज़ाइनिंग हो रही है तो कलर कंट्रास्ट, कूल कलर भी हैं, वार्म कलर भी हैं। अब रेड कलर जो है ना, ये वार्म कलर है। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये कूल कलर है। ये जो है ग्रीन कलर अपनी आंखों को सुकून देगा। जैसे आपके ये पौधे भी लगे हैं, ये वाले पौधे भी हैं, ये सुकून देंगे। जो रेड कलर है ना, ये शार्प कलर है, ये आपकी आंखों को जल्दी थका देगा। तो जो भी आपने अरेंजमेंट करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, उसमें जो है मेन फोकस है उसका कलर कम्बिनेशन, ठीक है। कहाँ पे आपने कलर को ब्रेक करना है, कहाँ पे दूसरा कलर करना है, और इस तरह का सेटिंग करनी है कि वो आपकी आंखों को जो है ना चुभे नहीं, तो वो आपकी आंखों को सूदिंग इफेक्ट दे। तो इस तरह के है वो। फिर आगे डिपेंड करता है कि वो मार्केट रेट क्या है, क्या मार्केट रेट है। वो सैकड़े के हिसाब से मसलन गुलाब जो है वो मार्केट में सेल होता है, और मंडी जो है मार्केट है उसका रेट होता है डेली का। तो फिर अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, चॉइस ऑफ पीपल, कंज्यूमर की जो चॉइस होती है ना, वो मेन होती है। आप ब्लैक कलर को अगर ज़्यादा डिमांड फ़र्ज करें, लोग करना शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो सेल करने वाला है वो मार्केट से ब्लैक कलर की डिमांड शुरू कर देगा। अच्छा, अब ब्लैक कलर की डिमांड मार्केट में गई, मार्केट वाले ने पीछे रब्ता किया आड़ती ने फार्मर से, भी मुझे ब्लैक कलर दो, 2000 स्टिक्स जो है ना ब्लैक कलर की दो। अब उसको एक इंडिकेशन आ गई कि ब्लैक कलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा। अगर फ़र्ज़ करें 5 एकड़ पे, 7 एकड़ पे या 10 एकड़ पे कोई बंदा गुलाब की पैबंदकारी कर रहा है, गुलाब उगा रहा है,
8-10 वैरायटीज़ उसने लगाई हुई हैं मुख्तलिफ रंगों की या ज़्यादा लगाई हैं, तो वो जिसकी डिमांड उसको फीडबैक आएगा ना मार्केट से, करेगा। कंज्यूमर से, ठीक है। उसकी डिमांड उसको वो इंक्रीज प्रोडक्शन शुरू कर देगा। जब वो प्रोडक्शन में ज़्यादा आएगी फिर आगे जो है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब मैं हूँ, मुझे कोई और कलर पसंद है, आप हैं, आपकी एक चॉइस और हो सकती है, नदीम मुजदार साहब हैं, इनकी कलर की चॉइस जो है कोई और हो सकती है। तो ये अगर कोई एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट करनी है तो उसमें वो उसकी हार्मनी को हमने देखना होता है कि कम्बिनेशन ब्रेक कलर कहाँ पे करना है, कूल कलर कहाँ पे यूज़ करना है, और जो है ना वार्म कलर जो है, ये एक स्पेशल फील्ड है फ्लावर अरेंजमेंट का ना। किस वक्त आप इस पे प्रोग्राम रख सकते हैं कि फ्लावर अरेंजमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और कैसे किया जाता है। तो ये कलर्स का कम्बिनेशन जो है ना वो इंतहाई अहम है। नदीम साहब, ये इसकी टेस्टिंग के ना चार्जेस के हवाले से बताएं। कोई मुख्तलिफ रेट्स हैं, किसी ज़मीन का और है और टेस्ट है, ये इसके रेट्स क्या हैं, चार्जेस क्या हैं? ये जितने भी इदारे होते हैं ना पंजाब गवर्नमेंट के, ये काश्तकार के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। तो हमारे पास काश्तकार सैंपल लेकर आता है मट्टी का, तो उसकी फ़ीस है 7 रुपये पर सैंपल, और जो पानी का सैंपल है वो है 6 रुपये पर सैंपल। ये काश्तकार के बेनिफिट्स के लिए होते हैं, उसके सब्सिडाइज रहते हैं। लेकिन अदरवाइज़ के ऊपर जो है ना बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल होता है, केमिकल इस्तेमाल होते हैं। एक 17 ग्रेड का ऑफिसर एनालिस्ट होता है जो उसका टेस्ट करता है। ये काश्तकार के बेनिफिट्स के लिए मुनासिब से चार्जेस होते हैं। ये भी मुनासिब मैडम से वैसा है कि काश्तकार को तो जैसे देना होता है कि उसने सैंपल लिया, फिर थोड़ी सी आके उसने फ़ीस जमा करवाई, और फिर उसने उसमें शौक़ पैदा करने के लिए कि उसने आपको रिपोर्ट आके फिर हमसे आगे से उसने रिपोर्ट ली हमसे, फिर उसने उस रिपोर्ट को समझा, उसकी रिकमेंडेशन को समझा, उसके सिफारिशात को समझा। यानी थोड़े से चार्जेस के ऊपर काश्तकार का बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो सर ये कहीं कमी पेशी भी हो जाती है या फिक्स प्राइस है? नहीं मैंने सब इसके ऊपर ये गवर्नमेंट के फिक्स होते हैं। इसके ऊपर ये 16% GST भी लगती है। 5 रुपये अगर फीस है ना तो उसके ऊपर 16% जो 0.96 पैसा जो है ना उसके ऊपर चार्जेस भी होते हैं। ठीक है। और सर ये पाकिस्तान में जितनी ज़रखेज़ ज़मीन है उसके लिए गवर्नमेंट को इकदाम कर रही है? पाकिस्तान में ज़रखेज़ ज़मीन तो माशाल्लाह अच्छी पैदावारें दे रही हैं, उसमें काश्तकार को अच्छी फसल मिल रही है, उसके ऊपर बागात भी हैं, उसके ऊपर उसके सिट्रस भी हैं, उसकी गंदम भी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। जो पाकिस्तान में बंजर ज़मीनें हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सैल है जिसको बोलते हैं मैडम, उसके लिए तरीका कार्य है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च इदारे तहकीक काम कर रहे हैं ताकि उसको अंडर कल्टिवेशन किया जा सके। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का इदारे मुबादला जो है ना वो बढ़े, काश्तकार खुशहाल हो, मुल्क खुशहाल हो। उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो रही है। उसमें देखा जाता है मैडम सबसे पहले उसकी ज़मीन कौन सी क्लास में है, सैंड की जो बड़े बड़े रेत के टीले हैं उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, जो सख्त ज़मीनें हैं जिसको हम कलाठी ज़मीनें बोलते हैं उसकी सिफारिशात और हैं। अगर कुछ भी वहाँ पे नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि कम इसको अंडर कल्टिवेशन कर दें, इसके ऊपर जंगलात बना दें या फिश फार्म बना दें। यानी कुछ ना कुछ काश्तकार उस ज़मीन को अंडर कल्टिवेट करे ताकि हमारा जो मुल्क का काश्तकार है वो खुशहाल हो। और सर ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए काश्तकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखना, एक काश्तकार है, उसने गंदम काश्त की, उसने कपास काश्त की, उसने आम का बाग लगाया। यानी उसने अगर गंदम काश्त की है 50 मन पर एकड़ उसने फसल ली है, अगर उसने कपास लगाई है तो 30 मन पर एकड़ उसने फसल ली है, तो उसकी टनों के हजार न्यूट्रिएंट्स की उसमें रिचार्ज जो निकले हैं तो उसको दोबारा बहाल करने के लिए काश्तकार को चाहिए कि अपनी ज़मीन की दोबारा बहाली के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं मैडम। सबसे पहले जितने भी उसके इलाके में गोबर है जो गांव में पड़ा होता है, सड़कों पर पड़ा होता है, या जितने भी जो मार्केट कमेटी का सब्जी कचरे वगैरह होते हैं उसको चाहिए उसको डंप करके कुछ अर्से के बाद जब 6 महीने गुजर जाए, 4 महीने गुजर जाए, उसको अपनी ज़मीन में इनकारपोरेट करें। एक तो तरीका कार मैडम ये है। दूसरा तरीका कार ये मैडम, साल में काम को 2 साल के बाद एक होते हैं सब्ज खाद, उसको बोलते हैं जंतर, उसको लाजमी अपने फसल में ज़मीन काश्त करे, ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च में। इसके महीने में 2 kg पर एकड़ जो है ना जो जंतर होती है उसको काश्त करे। जब उसके ऊपर फूल बनना शुरू हो जाएं, येलो कलर के फूल आना शुरू हो जाएं, या उसकी हाइट 2 से 2.5 फीट हो जाए, तो उसको चाहिए कि उसको ज़मीन में उसको रिटोवेट करे, इस्तेमाल करे ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाए। इसके अलावा मैडम साहब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया जिप्सम भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर बहुत सारी ज़मीनें कपर ज़मीनें हैं, कलाठी ज़मीनें हैं, तो गंदा का तेज़ाब होता है 8 से 12 kg पर एकड़, वो भी इस्तेमाल करें ताकि उसकी ज़मीन को दोबारा रिचार्ज किया जाए। बिल्कुल ऐसे उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए आप गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसमें लहसुन है, गवारा है, मूंगी है, तिल है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करके ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे जो एलिमेंट्स होता है वो होता है नामियाती मादा, ऑर्गेनिक मैटर। ये जितनी भी हमारे मुल्तान की ज़मीनें हैं या पंजाब की ज़मीनें हैं उसमें नामियाती मादा बहुत कम है, लेस देन 1 है। ये होना चाहिए मोर देन 1। उसको मोर देन 1 करने के लिए ये है कि आप उसमें जंतर काश्त करें, उसमें मूंगी काश्त करें, उसमें तिल काश्त करें,
उसमें बरसीन काश्त करें ताकि उसको दोबारा रिचार्ज करें। जब उसके अंदर रिचार्ज हो जाएगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ज़मीन की फसल जो फसल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। जरूरी नहीं कि आप खाद इस्तेमाल करें, अल्टरनेट अल्लाह पाक ने ऑप्शन हमारे पास रखे हैं, गोबर है, जनतर है, लूसड़ है, गवारा है, ताकि उसको ज़मीन में फसल काश्त करें, उनको इनकॉर्पोरेट करें, इससे ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर साहब, ये नर्सरी का कारोबार किस तरीके से बेनिफिट है हमें देता है, बेनिफिट्स देता है? नर्सरी का बिज़नेस जो है ना इंतहाई प्रॉफिटेबल है। हमारे पास इस दफ़ा 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग करते हैं फ्लोरिकल्चर में, कि उनको फ्लोरिकल्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिले। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, BZU के बच्चे अभी हमारे पास आए हुए हैं। फिर इससे के अलावा नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान से बच्चे हमारे पास आए, ख़वातीन बच्चियाँ भी आईं। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से इस दफ़ा बच्चे जो है वो आए इंटर्नशिप की ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें मैंने उनको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये दिया कि मैंने पूछा उनसे कि आपकी लैंड होल्डिंग जो है कितनी है। कुछ बच्चे थे जिनके वो ज़िम्मेदार घरानों से तल्लक़ रखते थे, ज़मीन थी, तो वो फिर उनको मैंने कहा कि आपको जो मैं फ़ीडबैक फ्लोरिकल्चर के हवाले से दे रहा हूँ उसमें आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, BSc करेंगे, MSc करेंगे, देखें आपको कल को जॉब है नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है नहीं मिलती, या पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं उधर जॉब जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसको नर्सरी का बिज़नेस फिर हमने उनको सिखाया। उसके लिए बेसिक चीज़ जो है हमने उनको बताया कि आप कटिंग जो है पौधों को तैयार करने का तरीका, मेन इसमें नर्सरी का बिज़नेस जो है ना प्रॉफिटेबल कैसे होता है कि आपको पौधे तैयार करने आने चाहिए। बीज से कौन से पौधे आपके तैयार होंगे, दरख्त जो है मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं ऑर्नामेंटल जो हैं वो ट्रीज़ जो हैं वो सारे बीज से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा झाड़ियाँ हैं, फूलदार झाड़ियाँ जो हैं उनके बहुत सारे के बीज भी लगते हैं और बहुत सारी जो है उनकी जो है ना कटिंग लगती है। अब कटिंग लगाने का सीज़न जो है वो जुलाई अगस्त और फरवरी मार्च है। तो अब नर्सरी वाला जो है उसको कैसे बेनिफिट होगा, उसको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, 2 से 3 बंदे ना 1 एकड़ के लिए या 2 एकड़ पे उसने बनाना है। उसको एक चाहिए शेड हाउस जहाँ पे वो सख्त गर्मी और सख्त सर्दी की शक्ल में मौसम में वो पौधे जो है वहाँ पे रख सके। ठीक है, फिर उसको बल चाहिए, गोबर की खाद चाहिए, गमले चाहिए, ये और पॉलीथीन शीट जो है वो चाहिए। वो कटिंग लगाएगा, कटिंग लगा के उसको कवर कर देगा और 1 से 1.5 महीने में उसकी रूट्स जो है कलमों की बन जाएंगी। और फिर आगे उसका स्टेप होता है कि 6 इंच के गमले से 8 इंच के गमले में शिफ्ट होगा, 10 इंच के गमले में शिफ्ट होगा, 12 इंच के गमले में। जैसे जैसे ये गमला जो है वो चेंज होता जाएगा, पौधे की प्राइस बढ़ती जाएगी। 50 वाला पौधा 12 इंच के गमले में जाकर 150 से 200 रुपये में हो जाएगा। और इसमें वैराइटीज़ फिर बेतहाशा हैं, इंडोर प्लांट्स की, आउटडोर प्लांट्स की। ये की। कुछ ऐसे बीज भी तो होते हैं ना जो अक्सर हमने खा लिए और फेंक दिए अपने गार्डन में, और वो जो है ना उसका पौधा बनना शुरू हो गया। वो बहुत सारे इस तरह के अच्छा, तो हैं। फिर वो उनमें क्या फ़र्क है जी? वो पौधा भी उगाता है और वो वाली ज़मीन तो हम चेक नहीं करते। नहीं, ज़मीन में कैपेसिटी तो है ना उसमें। देखें ये एक मीडिया है फॉर ग्रोथ। अब मीडिया में अगर उसको वो फिजिबल टेम्परेचर मिल गया, फिजिबल मॉइस्चर मिली, फ़र्ज़ करें आपने किन्नू खाया, मैं एक मिसाल देता हूँ, या आम जो है खाया, उसका बीज गिटक जो फेंक दी, गुठली जो है वो फेंक दी, बीज फेंक दिया, तो वो उग गया वहाँ पे। लेकिन ये एक बात अलग है कि वो ट्रू टू टाइप है या नहीं। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि वो देसी होगा या क्या होगा। उस पर क्योंकि मैंगो पे ग्राफ्टिंग चलती है। ठीक है, उस साइड पे मैं नहीं जाता अब ना। तो वो जो आपने बीज का कहा है वो उसमें ये है कि वो उसको फिजिबल एनवायरनमेंट मिल गया, नमी मिल गई, तो वो जो जर्मिनेट कर गया और उसकी रूट्स डेवलप हो गई और जो है उससे वहाँ पे पौधा है। अगर पौधा वो आपके काम का है तो उसको शिफ्ट करके आगे जो है प्रॉपर जगह जो है वहाँ पे लगा लिया जाए। ठीक हो गया। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे फ्लोरिकल डिपार्टमेंट से लोगों को? जी बिल्कुल। हम जो फ्लोरिकल्चर के हवाले से मुल्तान कंपोनेंट का मैं जैसे सरबराह हूँ, तो मेरी फार्मर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, जैसे टिब्बा सुल्तानपुर है वहाँ पे 2000 एकड़ से ज़्यादा सुरखा गुलाब लगा हुआ है और बाकी वैराइटीज़ लगी हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स उगाएं और उसमें आपको रिटर्न जो है बाकी क्रॉप्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इस तरह एक फसल जो है ग्लेडियोलस है, गुले ग्लायल है जो कि कट फ्लावर है,
उसको डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी लाखों में है और उसका रिटर्न भी लाखों में है। लेकिन ये बहुत टेक्निकल क्रॉप है। हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपको जो है उसका पूरा प्रोसीजर जो है बताते हैं, गाइड करते हैं, उसको फंजीसाइड लगा के ट्रीट करके कैसे सोइंग करनी है। ये विंटर की क्रॉप है, अक्टूबर में लगेगी या एंड सितंबर पे लग जाएगी, अक्टूबर में लग जाएगी। तो इसके जो है हाईली कह लें कि ट्रिकी क्रॉप है और इसमें रिटर्न ज़्यादा है। तो फ्लोरिकल्चर के हवाले से, बाकी गेंदे के हवाले से भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि गेंदा लगाएं, सुरखा गुलाब लगाएं, ग्लैडियोलस लगाएं, गर्मियों में आप ट्यूबरोज जो है वो लगाएं। फिर इसके अलावा जैसे आपका एक सवाल था कि नर्सरीज़ जो है उसके हवाले से जो फार्मर्स जो हैं ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम उनको गाइडलाइन देंगे, बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और कैसे ट्रेंड मैन पावर जो है वो आप यूज़ करके अपना एक अच्छा इनकम जनरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं और अपने जो खुद कफील जो है वो हो सकते हैं। ठीक हो गया। ताहिर साहब, आप काश्तकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नदीम साहब। मतलब ऐसा है जब भी काश्तकार ने कोई फसल लगानी है, अपना बाग लगाना है, जैसे ताहिर साहब कह रहे हैं कि उसने गुलाब का बाग लगाना है या नर्सरी लगानी है, सबसे पहले उसको चाहिए मिट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। ठीक है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट में जो काश्तकार रिकमेंडेशन है महकमे की उसके ऊपर अमल करे, उसकी पैदावार भी ठीक होगी। जब उसकी पैदावार ठीक होगी उसके घर में खुशहाली आएगी, जब उसके घर में खुशहाली आएगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। और हमेशा ऑलवेज बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं और मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनती जो बंदा है ना वो रब का फैसला है, वो हमेशा कामयाब ही रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। रायगा नहीं करता। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम की एंडिंग करेंगे। लेकिन फिर भी जाते जाते जो मेरे सवाल था प्रोग्राम के शुरू में कि आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, आपने ज़रूर बताना है जी। बहुत शुक्रिया अपने हमारे मेहमानों का। कल दोबारा नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।